नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी और इस वक्त आप टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं। आज शुरुआत करते हैं एक बार ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो धर्म संसद होने वाली थी उसको लेकर जो बवाल मचा है उससे जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सबसे पहले आपको वही बता देते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और इस खबर पर आगे भी और बातचीत करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ये है कि ज्ञानवापी परिसर में दर्शन पूजन का मामला जो है वहां पर स्वामी सरस्वती को इजाजत नहीं मिली है। पुलिस ने उनको दर्शन करने की और पूजा करने की इजाजत नहीं दी है। कानून व्यवस्था और कोर्ट का ऑर्डर का हवाला दिया गया है। धर्म संसद हुई थी जहां पर यह तय किया गया था कि इसके बाद संत समाज वहां पर जाके पूजा अर्चना करेगा। उसको लेकर ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है वहां पर जो जिसको अब कहा जा रहा है, कथित तौर पर शिवलिंग कहा जा रहा है, मुस्लिम पक्ष इसको फवारा कहता है, वहां पर पूजा अर्चना की जो मांग करी गई थी उसको प्रशासन ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। चलिए इसी से जुड़ी हुई आपको थोड़ी खबर विस्तार से बता देते हैं, क्योंकि ये जो धर्म संसद ज्ञानव्यापी को लेकर हो रही थी उसका पूरा जो प्लान है उसके बारे में तफसील से आपको बताते हैं। संत समाज ने एक मांग रखी थी कि आने वाले दिनों में वाराणसी प्रशासन उस मांग से जबरदस्त टेंशन में आ गया था। संतों ने वजूखाने में मिले आकृति को शिवलिंग बताते हुए वहां पूजा पाठ करने की मांग की थी। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से बाकायदा 4 जून को यानी कि कल तारीख भी तय कर दी गई थी। वाराणसी में आज धर्म परिषद की बैठक में 22 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें आकृति को स्वयंभू ज्योतिर्लिंग बताते हुए संतों ने वहां पूजा पाठ करने की मांग की थी, जिसको कम से कम अब प्रशासन ने खारिज कर दिया है। काशी में धर्म संसद, ज्ञानवापी पर धर्म संकट। वाराणसी के ज्ञानवापी के वजूखाने में जो आकृति मिली उसके पूजन की मांग तेज होने लगी है। जिस तरह के देश भर में शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है, ठीक उसी तरह इस आकृति के पूजन की भी मांग हो रही है। संत समाज इस आकृति को आदि विश्वेश्वर बता रहा है। काशी में एक तरफ जहां धर्म परिषद का आयोजन कर संत हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के आदेश पर 4 जून को वजूखाने में मिली आकृति की पूजा पाठ का ऐलान किया जा चुका है। द्वारका और ज्योतिर्मठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रतिनिधि शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने घोषणा की कि 4 जून को संत समाज ज्ञानवापी जाएगा और जहां तक अनुमति होगी वहां तक जाकर वो भगवान शिव का भोग और पूजन करेंगे। सनातन धर्म के सबसे बड़े आचार्य का जो आदेश है उसके परिपालन का जो प्रश्न है, इन सबको तो पूरा करना है ना, और इसको प्रदर्शित भी करना है। प्रशासन जाने, सरकार जाने, जनता जाने, मुस्लिम बंधु जाने, हिंदू बंधु जाने कि क्या कर्तव्य है और क्या करना चाहिए और क्या किस कारण से नहीं हो पा रहा है। तो ये सब प्रदर्शित कैसे होगा? शास्त्रों की जो मर्यादा है कि भगवान प्रकट हों तो उनकी स्तुति और पूजा हो, तो प्रकट हुए, अब उनकी स्तुति पूजा होनी चाहिए। तो इसको कौन स्थापित करेगा? कोई तो करेगा, समाज का ही कोई व्यक्ति करेगा। तो हम उसके लिए आदेशित हुए हैं, हम कर रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के ऐलान के बाद वाराणसी में धर्म परिषदों का दौर शुरू हो चुका है। संत समाज ज्ञानवापी के वजूखाने में मिली आकृति को शिवलिंग होने का दावा कर रहा है। ज्ञानवापी विवाद पर पूरे देश की नजर इन दिनों टिकी हुई है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिला है, तो दूसरी तरफ मुसलमान पक्ष ये कह रहा है कि वहां पर शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। और इन सब के बीच में काशी के जो संत हैं वो एक बार मुखर होते जा रहे हैं और यहाँ पर बाकायदे एक धर्म परिषद का एक आयोजन भी किया गया है, जिसमें काशी के जो तमाम जो संत हैं, मठों के जो मठाधीश हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके साथ साथ BHU के प्रोफेसर भी हैं, इसमें इतिहासकार भी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है। ये सभी लोग इस बात को लेकर मंथन कर रहे हैं कि जो मामला उपजा है उसका हल कैसे निकाला जाए। धर्म परिषद में 22 प्रस्ताव पास किए गए,
जिनमें सबसे बड़ी मांग ये कि ज्ञानवापी में मिली आकृति की पूजा और दर्शन की इजाजत दी जाए। धर्म परिषद में जो प्रस्ताव पास किए गए उसमें ज्ञानवापी में मिले स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा दर्शन की इजाजत मिले, शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, ज्ञानवापी परिसर में नमाज अदा करने से रोका जाए, ज्ञानवापी परिसर के निचला हिस्सा पूजा पाठ के लिए खोला जाए और 1991 के धर्म स्थल कानून को रद्द किया जाए। धर्म परिषद के बाद पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी बालक दास महाराज ने कहा कि जब मुस्लिम समाज को ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने की इजाजत है तो उन्हें अपने आराध्य से दूर क्यों रखा जा रहा है। जब ये शिवलिंग निकल गया है और सारे साबूत दिखाई दे रहे हैं, लंबित कोर्ट में है, तो मुझे लगता है कि संरक्षक की दृष्टि से या तो आप हमको पूजा करने का आदेश दो, अगर पूजा करने का आदेश नहीं भी दे पा रहे तो वहाँ नमाज पढ़ना बंद कर देना चाहिए और वो सरकार जब तक ये फैसला नहीं आ जाता तब तक वहाँ पर दोनों पक्षों को बैन करना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ नमाज पढ़ी जाएगी तो पूजा अर्चन की हम मांग करेंगे। धर्म परिषद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव ने भी शिरकत की। उन्होंने पूरे मामले पर ऐतिहासिक पहलू से अपनी बातों को रखा, साथ ही संतों की मांग का समर्थन करते हुए वजूखाने में मौजूद आकृति की पूजा पाठ की मांग दोहराई। हम कोर्ट से ही मांग कर रहे हैं, हम माननीय कोर्ट से गुहार तो लगा सकते हैं ना। हम औरंगजेब के जमाने में नहीं लगा पाए, औरंगजेब ने कोड़ों से पीटा, तलवारों के मौत के घाट उतार दिया। हम बहादुर शाह जफर के सामने नहीं गिड़गिड़ा पाए, हम अलाउद्दीन खिलजी से नहीं कर पाए, हम फिरोज तुगलक से नहीं कर पाए, हम सिकंदर लोदी से नहीं कर पाए, हम कांग्रेस की सरकार में नहीं कर पाए, तो क्या इस सरकार में भी हम नहीं कर पाएंगे। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं, हम तो टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन वो बार बार हमारे इष्ट देव का अपमान कर रहे हैं, बार बार फवारा कर रहे हैं, जबकि ज्योतिर्लिंग मिल चुका है। साथ ही मैं बता दूं आपको, दुनिया के सभी धर्माधिकारियों को हम चिट्ठी लिखे, धर्म का मसला है, मक्का और मदीना जहाँ से इस्लाम का जन्म हुआ है, उनके मुख्य इमामों को हम चिट्ठी लिख रहे हैं कि क्या इस्लाम इसी बात की इजाज़त देता है कि आप दूसरे धर्मस्थलों को तोड़ दें। जब सारी किताबें मौजूद हैं, चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कर रही हैं, साकिब मुस्तैद खां कह रहा है, औरंगजेब का फरमान कह रहा है, तो ये मौलाना बातिन हमको बताएगा। ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी की अलग अलग अदालतों में केस विचाराधीन है। इनमें पूजा पाठ का अधिकार देने वाली याचिका भी शामिल है। मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी, लेकिन इससे पहले जिस तरह से संत समाज वजूखाने में मिली आकृति की पूजा पाठ की मांग पर अड़ा है, उससे सरकार और प्रशासन के सामने धर्म संकट वाले हालात जरूर बन सकते हैं। आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार हुआ है। उन्होंने ओवैसी ने कहा है कि उनके बयान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ओवैसी ने बाबरी आंदोलन को जरूरी बताया। ओवैसी आरएसएस कोर्ट का सम्मान नहीं किया। ओवैसी ने यह भी कहा है कि भागवत किस अधिकार से भरोसा दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत पर हमला करते हुए कहा कि भागवत के पास कोई संवैधानिक पद नहीं है। 1991 के एक्ट पर अपना रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से स्पष्ट करें। तो ये थे असदुद्दीन ओवैसी। अब आगे बात करते हैं, पंजाब आपको लिए चलते हैं। वहां पे सिद्धू मूसावाला के हत्या के बाद लगातार जो कांड पूरा हुआ है, उसके बाद पंजाब में जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल इस समय, अगर अंग्रेजी का मैं एक शब्द इस्तेमाल करूं, एज पर है। सिद्धू मूसेवाला पर हमला करने वाले हमलावरों की एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जो हमला करने के बाद हमलावरों ने गांव मप्पी आने के नजदीक के रास्ते में जो ऑल्टो कार थी उसको किस तरीके से लूटा। यानी कि जिस गाड़ी में वो हमला करने गए थे उस गाड़ी से वो निकले, उसके बाद एक ऑल्टो कार को लूटा, उस गाड़ी को वहां छोड़ा और फिर वो भागे। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जो करोला कार थी और बुलेरो थी उसको छोड़कर वो कैसे ऑल्टो कार में सवार होकर भागे हैं, ये साफ तौर पर इसमें दिखाई दे रहा है। अब इस केस से जुड़ी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई तार उलझते जा रहे हैं। पुलिस चाहती है कि जल्द से जल्द साजिश का पता लगाए, उनके ऊपर सरकार का दबाव भी बहुत है। जबकि मर्डर का आरोपी लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली पुलिस के कब्जे में है। वो पुलिस के सामने बार बार अपना बयान बदल रहा है। दूसरी तरफ इसका एक कनेक्शन नेपाल से भी जुड़ गया है और दिल्ली पुलिस नेपाल तक पहुंच भी चुकी है। इसके साथ ही साथ इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि अभी भी कैसे मूसावाला के घर पर सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है।
सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत के पीछे की साजिशों के तार ऐसे उलझे हैं कि पुलिस उस साजिश के किसी भी सिरे तक पहुंच ही नहीं पा रही है। मूसेवाला के मर्डर के पीछे कौन है, किसका हाथ है, किसका इशारा था, ये सब अनुमान के आधार पर कहा तो जा रहा है, लेकिन पुलिस किसी भी नतीजे तक पहुंच नहीं पा रही है। पहले कहा गया कि हत्या का आरोपी तो लॉरेंस बिश्नोई है, लेकिन जब बिश्नोई से पुलिस ने पूछताछ की तो स्पष्ट जवाब की जगह सब गोलमाल नजर आया। पुलिस को कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया, कुछ वक्त पर अपना बयान बदलता रहा। हत्या की बात से लॉरेंस का इनकार रहा, बार बार बयान बदला लॉरेंस बिश्नोई। इतना ही नहीं, बिश्नोई ने पुलिस के सामने ये तक कह दिया कि इस बार ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं तिहाड़ जेल नंबर 8 में बंद था और फोन का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था। जबकि मूसेवाला के परिवार वालों ने सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम लिया था और उसे जिम्मेदार बताया था। धमकी, रंगदारी, वसूली तक की बात कही गई, लेकिन अब बिश्नोई अपनी अलग ही कहानी लेकर पुलिस को घुमाने की कोशिश में। वैसे अब तक कहा जा रहा है कि गोल्डी बरार ने कनाडा से कॉल किया और फिर उसके प्लान के मुताबिक बिश्नोई गैंग के इशारे पर मूसेवाले का मर्डर हुआ, लेकिन लॉरेंस इस बात से मना कर रहा है और अब इस जांच में नेपाल से एक नया एंगल जुड़ गया है। तो नई कहानी यह है कि दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल की टीम नेपाल तक पहुंच गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कनाडा से इशारा, दिल्ली में प्लान और फिर पंजाब में मर्डर और अब शूटर्स का लोकेशन नेपाल। पुलिस को शक है कि मर्डर के बाद शूटर नेपाल भाग गए। दिल्ली पुलिस की एक टीम तो नेपाल के लिए रवाना भी हो गई है। स्पेशल सेल का कहना है कि सभी शूटर्स की पहचान हो गई है। स्पेशल सेल की एक टीम मुजफ्फरनगर भी गई थी। इस हाई प्रोफाइल मर्डर की कहानी में जांच की आंच दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड होते हुए नेपाल तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। अभी तक किसी ऐसे शूटर की गिरफ्तारी नहीं हुई है जिसका सीधा संबंध मर्डर से हो। पुलिस इस बात को अच्छे से जानती है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या पंजाब के भीतर अपनी वर्चस्व दिखाने की जिद में गैंगवार का नतीजा है, लेकिन पुलिस के पास अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं। इसी बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान आज सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे, उनके माता पिता से मिले, जल्द ही दोषियों तक पुलिस के पहुंचने की बात कही। साथ ही कहा कि परिवार की तरफ से जो कहा जाएगा भगवंत मान सरकार उसे मान लेगी। हालांकि इस दौरान उन्हें नाराज लोगों के गुस्से को भी झेलना पड़ा। दूसरी तरफ मूसेवाला ने अपने म्यूजिक वीडियो में जिस ट्रैक्टर और गाड़ी का इस्तेमाल किया है उसे देखने के लिए अभी भी लोग दूर दूर से आ रहे हैं। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई ट्रैक्टर के सामने तस्वीर लेकर मूसेवाला को याद कर रहा है। और आप देखेंगे इस ट्रैक्टर को कितने प्यार से उन्होंने सजाया था। इसको बाकायदा ये पुराना ट्रैक्टर है, लेकिन इसको मॉडिफाई सिद्धू मूसेवाला ने करवाया था। और इसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे बाकायदा सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर लगी हुई है और पंजाबी में लिखा है कोई और। तो बहुत शौक था सिद्धू मूसेवाला को ट्रैक्टर्स का। उनके पास करीब 4 ट्रैक्टर हैं। आप देखेंगे कि इस ट्रैक्टर की हम बात करें, ये HMT का ट्रैक्टर है 5911। इसको मॉडिफाई कराया गया बाकायदा। सिद्धू मूसेवाला को बंदूकों से भी बहुत प्यार था। तो आप देखेंगे कि ये AK-47 की डिज़ाइन का यहाँ पर एक उन्होंने एक डिज़ाइन यहाँ पर लगवाया हुआ है। स्टीयरिंग, आमतौर पे ऐसी स्टीयरिंग आपको शायद ही कहीं देखने को मिली होगी, ये भी उन्होंने मॉडिफाई करके लगवाई थी। और आप अगर वीडियोस देखेंगे सिद्धू मूसेवाला को तो आप पहचान जाएंगे ये वही ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर में आधुनिक जो म्यूज़िक सिस्टम है वो लगा है। और आप देखेंगे कि जो छत है कितनी बखूबी इसको सजाया गया था। सिद्धू मूसेवाला के घर पर अभी भी सांत्वना देने वाले लोगों की लंबी कतार लगी है। दूसरी तरफ पुलिस लगातार कोशिश में है कि किसी भी तरह से साजिश से पर्दा उठे ताकि मर्डर का सच सामने आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का जो मामला है। बीजेपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और उसकी सीबीआई जांच की मांग की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला का जो हत्याकांड है अब उसकी आंच सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। वहां पे कोशिश की जा रही है कि एक सीबीआई की जांच कराई जा सके सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड पर। आगे बढ़ते हैं।
कश्मीर में जो इस वक्त हो रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। कई लोगों को 1990 की याद आने लगी है। दुस्वप्न कश्मीरी पंडितों के सामने एक बार फिर खड़ा हो गया है। लगातार टारगेटेड किलिंग हो रही है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में अपने घर की तरफ लौटने की कोशिश में हैं। ये किसी एक जिले की बात नहीं है। दक्षिण कश्मीर के कई हिस्सों में सुरक्षा इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी है। एलजी के शासन को लेकर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। मनोज सिन्हा के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कश्मीर में लोगों का सरकार से जो भरोसा है उसको अब दोबारा जीतने के लिए क्या क्या कोशिशें हो रही हैं। लेकिन लोग लगातार सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या दोबारा हमें 1990 की तरह स्केपगोट यानी कि बलि के बकरे की तरह छोड़ दिया गया है। कश्मीर से ये विशेष रिपोर्ट। कश्मीर में टारगेट टेरर की कहानी हर दिन पहले से ज्यादा खूनी होती जा रही है। इसका अंदाजा पिछले कुछ दिनों में आई तस्वीर से लगाया जा सकता है। यह घाटी में टारगेट किलिंग की सबसे खौफनाक तस्वीर है। फिल्मी स्टाइल में बेखौफ आतंकी बैंक के अंदर दाखिल हुआ। एक बार उसने बाहर की तरफ देखा, फिर सामने कुर्सी पर बैठे बैंक मैनेजर विजय कुमार पर पिस्टल तानकर उन्हें गोलियों से भून दिया। राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। पिछले कुछ दिनों में दक्षिण कश्मीर में हालात किस तरह से बदले हैं उसे बताने के लिए कई उदाहरण हैं। बस लिस्ट पर नजर डालिए और जानिए कि कश्मीर के हालात ठीक होने के तमाम दावों के बीच सच है क्या। 25 मई को बडगाम में टीवी आर्टिस्ट अमरीन भट्ट की हत्या की गई। 24 मई को श्रीनगर में कांस्टेबल सैफुल्लाह कादरी की हत्या हुई। 13 मई को पुलवामा में पुलिसकर्मी रियाज अहमद ठाकुर की हत्या हुई। 12 मई को बडगाम में राहुल भट्ट की हत्या हुई। 13 अप्रैल को कुलगाम में कश्मीरी हिंदू सतीश सिंह की हत्या हुई। 4 अप्रैल को शोपिया में बालकृष्ण भट्ट की हत्या हुई। एक के बाद एक हत्या के बाद हालात काफी तेजी से कश्मीर में बिगड़ते जा रहे हैं। लोगों के मन में एक सवाल बार बार आ रहा है कि सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, वो चाहे अमरीन भट्ट की बात हो या फिर स्थानीय पुलिस वालों की या फिर देश के किसी राज्य से नौकरी करने पहुंचा कोई सरकारी कर्मचारी हो। इसलिए लोगों का पलायन में विश्वास बढ़ता जा रहा है। वजह क्या थी कि सरकार की तरफ से तो आपको काफी एश्योरेंसेस मिल रहे थे, तो क्या वजह थी कि आप छोड़ के आ गए? सर, वहाँ पे काम करना इतना मुश्किल नहीं है इंसान के लिए, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, जैसे कि कुछ लोग जो वहाँ के लोकल्स हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, बट आप ये भरोसा नहीं कर सकते हैं कि पीठ पीछे आके आपको कोई भी गोली मार के वहाँ से जा सकता है। आपने इतने अभी हालात देख लिए हैं। पहले तो ऐसा होता था कि सड़कों पे मारा जाता था, आज का टाइम ऐसा हो गया कि ऑफिस के अंदर घुस के मारा जा रहा है। मैं खुद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हूँ और आप खुद देख रहे हैं कि तहसील के अंदर घुस के राहुल जी को गोली मारी गई है, वो भी मजिस्ट्रेट के सामने। तो हम वहाँ पर अपनी कैसे एश्योरेंस ले सकते हैं गवर्नमेंट से कि हमें गोली नहीं मारी जाएगी कल को। विजय कुमार के कत्ल की जिम्मेदारी KFF यानी कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली। साथ ही उसने गीदड़ भभकी भी दी कि कश्मीर की डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे, डेमोग्राफी बदलने का यही अंजाम होगा। कश्मीर में एक के बाद एक टारगेट किलिंग का अंजाम यह हुआ कि अब घाटी में PM पैकेज के तहत काम करने वाले कर्मचारी अपने घर छोड़ने लगे हैं और जम्मू जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल के जवान उन्हें रोक रहे हैं। हम लोग श्रीनगर से निकल चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं। हम नेशनल हाईवे में अभी रामबन पहुंचे हैं और बहुत जल्दी हम लोग जम्मू पहुंच जाएंगे। हाँ, ये देखिए हमारे साथ हमारे भाई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जो कश्मीर से पलायन कर चुके हैं और जम्मू की तरफ रवाना हो गए हैं। प्रदर्शन की यह तस्वीर कश्मीर के अनंतनाग की है, जहां लोग सड़कों पर बैठकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हाथों में पोस्टर लेकर और तेज नारों से संदेश देने की कोशिश है कि हालात को जल्द से ठीक कर दिया जाए। हालांकि प्रशासन ने कश्मीरी पंडितों के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा तो दी है, लेकिन अभी भी लोगों को सरकार पर भरोसा ही नहीं है। हालात का अंदाजा इस कहानी के जरिए समझिए। कितना आपके लिए कितना मुश्किल था इन दिनों कश्मीर में जब आप रह रहे थे, ये एटमॉस्फेयर हो रहा था, लगातार मारे जा रहे थे लोग, तो आपके लिए कितना मुश्किल था? मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। बाहर बाजार निकलती थी, कुछ सब्जी लेने या कुछ लेने में बिंदी उठाती थी, फिर अंदर आती थी, फिर लगाती थी।
मगर जो हमारे मतलब मकान वाले थे वो बहुत अच्छे थे, उनको उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। वो आज भी बोल रहे थे आप बैठो इधर ही, आप मत जाओ। मगर हमें एक चीज़ था कि जो बाहर गोलियां चल रही थी वो तो हम नहीं कह सकते थे कब आए हमारे, कोई कब नहीं, क्योंकि हमें बाहर जाना था, सब्जी लेनी थी, दूध लेना था, बच्चे को ड्यूटी जाना था। जब ये ड्यूटी जाता था हम इसको 1000 बार फ़ोन करते थे जब तक ये घर आता था। फिर जब ये घर आता था फिर हमारे को ठंडक पड़ती थी, ना ये घर आ गया अब टेंशन नहीं है। 32 साल पहले भी आप लोगों ने घर बार छोड़ा, आज फिर से आप घर बार छोड़ के आए हैं, लेकिन एक खुशी भी आपको कि एटलीस्ट आप यहाँ आके बिंदी तो लगा सकते हैं। हाँ हाँ, ये तो है, कम से कम अपने इससे मतलब जी सकते हैं, खुल के जी सकते हैं। वहाँ तो खुल के जी नहीं सकते, और बाजार भी जाना है लिमिट में। कश्मीर के ताजा हालात को इस तस्वीर के जरिए भी समझ सकते हैं। लोग किस तरह अपना बोरिया बिस्तर बांध कर लौटने लगे हैं। जिसके पास जितना सामान है उसी के साथ लोग दक्षिण कश्मीर छोड़ रहे हैं। सरकारी कर्मचारी तो अब सरकार से अपील करके सुरक्षा की गुहार तक लगा रहे हैं। हम आदरणीय एलजी साहब और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों की जान बचाई जाए, हमें यहाँ से जम्मू जाने दिया जाए। हमें सरकार ने यहाँ पर होस्टेजेस बनाया है, हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। डर के मारे हमारा पूरा परिवार यहाँ सहम गया है। एक और तस्वीर देखिए कि बच्चे भी सुरक्षा की मांग के साथ सड़कों पर है। हाथों में पोस्टर है, पोस्टर पर लिखा है मैं अपने पापा से प्यार करता हूँ, मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। कांपते मन के साथ कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि हमारे लिए सुरक्षा ही सबसे बड़ा मुद्दा है। चिट्ठी के जरिए इस दर्द को बताने की कोशिश भी की गई है। कश्मीरी हिंदुओं में यह दहशत और खौफ इसलिए है क्योंकि घाटी में 5 महीने के भीतर 14 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। लेकिन सवाल ये कि आखिर इसका समाधान क्या है? टारगेट किलिंग रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? कश्मीर में दोबारा 1990 जैसे हालात पैदा ना हो, इसके लिए सरकार का क्या एक्शन होना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। इन्हीं सब को लेकर आज सरकार की एक अहम बैठक अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में चल रही है। उसमें रॉ के चीफ पहुंचे हैं, अजीत डोवाल वहां पर हैं, आईबी के चीफ वहां पर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर हैं, सेना अध्यक्ष भी वहां पर हैं। तो अब क्या स्ट्रैटेजी सरकार बनाएगी और क्या बदलाव होंगे, ये बहुत अहम होगा। लेकिन इस बीच कश्मीरी पंडितों की संघर्ष समिति जो है उसने एक चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी है और उसमें जिस तरह की बातें लिखी गई हैं वो बहुत ही कम से कम हताशा वाली जरूर है। किस तरीके के डर में जी रहे हैं कश्मीरी पंडित इस समय जम्मू कश्मीर में, ये बात समझनी होगी। उन्होंने लिखा है कि हालात जो है 1990 से ज्यादा खराब हो गए हैं। 1990 में जो लोग नहीं गए वो अब कश्मीर छोड़ रहे हैं। कश्मीरी हिंदुओं पर लगातार अटैक, आतंकी संगठन कश्मीरी हिंदुओं को धमका रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा में कमी के लिए सरकार जिम्मेदार है। कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ना चाहते हैं। ये कश्मीरी पंडितों की संघर्ष समिति जो है उसकी चिट्ठी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो 1 तारीख को लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं, एक ऐसी स्टोरी के बारे में अब बात करते हैं। यहीं हमारे पास जहां हमारा स्टूडियो है उसके पास नोएडा की ही खबर है। इन दिनों दिल्ली एनसीआर में स्टंट करने वाले लड़कों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है। कोई बाइक से स्टंट करता है तो कोई कार से। ताज़ा विवाद नोएडा का है जहां पर एक स्टंटबाज को गिरफ्तार किया गया जो पिछले चंद दिनों पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था, स्टंट करने के जुर्म में ही। पर ऐसे लोग हैं कि मानते ही नहीं। ऐसी चाहत ही क्या जिसमें अपनी भी जान खतरे में हो और गर्लफ्रेंड की भी जान। ऐसी चाहत ही क्या जिसके लिए कानून की धज्जियां उड़ानी पड़े और पुलिस की परवाह भी खत्म हो जाए। और ऐसी चाहत ही क्या जिसमें सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए ऐसी सनक से गुजरना पड़े। के
के जरिए सड़क छाप स्टार बनने की ऐसी सनक बिल्कुल नई नहीं है, लेकिन इसका चलन बड़े शहरों से लेकर अब छोटे शहरों तक पहुंच गया है। ऐसे ही नोएडा के एक स्टंटबाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और स्टंटबाज पुलिस की गिरफ्त में है। सुनसान सड़कों पर अपनी बाइक से ट्रैफिक नियमों को कुचलने वाले इस लड़के का नाम है निजामुल खान। निजामुल के एक या दो नहीं, ऐसे न जाने कितने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें बाइक पर वो स्टंट कर रहा है, किसी वीडियो में अकेले तो किसी वीडियो में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और स्टंट भी ऐसा कि देखने वाले देखकर दांतों तले उंगली दबा ले। स्टंट के दम पर सोशल मीडिया पर फेमस होने के चक्कर में निजामुल खान फिर से पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि ये उसके लिए दूसरा मौका है जब पुलिस से उसकी मेल मुलाकात हुई है। पहली बार स्टंटबाज निजामुल तब जेल गया था जब उसके ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड के भाई की हत्या का आरोप लगा था। ये साल 2020 की बात है। फिर कोरोना का पूरा काल बीता, जमानत मिली तो निजामुल जेल से बाहर आया, लेकिन बाहर आते ही फिर से बाइक लेकर नियमों की धज्जियां बीच सड़क पर ही उड़ाने लगा। करने के लिए निजामुल ने कोई एक जगह नहीं चुनी है। नोएडा की जिस सड़क पर कोई नहीं होता, निजामुल अपनी बाइक को उसी सड़क की ओर मोड़ देता है और फिर शुरू होता है स्टंटबाजी का खुला खेल। दरअसल सोशल मीडिया पर निजामुल के स्टंट वीडियो को लेकर कुछ लोगों ने सवाल उठाए तो बात पुलिस तक पहुंची। फिर पुलिस के कुछ जवान निजामुल तक पहुंचे और निजामुल थाने पहुंच गया और वो बाइक भी थाने तक पहुंच गई जिसका इस्तेमाल स्टंट के लिए किया जा रहा था। ये सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस और कुछ फोटोज स्टंट करते हुए हम लोग को संज्ञान में लाया गया था। उसके बाद हम लोगों ने इमीडिएटली उसमें काम करना शुरू किया, पता किया कि कौन व्यक्ति है। यह व्यक्ति जो स्टंट का वीडियो बनाया है, जो स्टंट करता हुआ था, वह निजामुल है, जो अक्टूबर 2020 में एक मर्डर हुआ था, उसका मुलजिम था। पिछले 15 दिन में करीब 1 दर्जन युवक गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार स्टंटबाजों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन अभी भी खुलेआम स्टंट का खेल जारी है। नोएडा पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि स्टंट करने वालों पर पहले की तुलना में अब ज्यादा तेजी से कार्रवाई हो रही है। बावजूद इसके निजामुल जैसे लोग स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे और यही पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब ऐसी चीजें ना करें जिससे आप अपने आप को मतलब अपनी जान को खतरे में डालें और बाद में आपका परिवार भी परेशान हो। चलिए, अब वक्त हो चुका है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का और आज बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान पर बनी फिल्म की। कि भारत और भारतीयता की रक्षा के लिए जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे अनेक नायक नायिकाओं को वो स्थान नहीं दिया गया। देश में इतिहास की किताबों में ज्यादा जिक्र मुगलों का है या फिर हिंदू सम्राटों का, ये बहस लंबी है, लेकिन क्या ऐसा सच में है? और अगर है तो क्यों है? इसका सही जवाब इतिहासकार ही दे पाएंगे। हिंदुस्तान के संदर्भ में जितने भी बाहरी आक्रमणकारी आए, वो अपने साथ जो है वो अपने दरबार में इतिहास लिखने के लिए नियुक्त करते थे। और आज हम सभी लोगों का ये दुर्भाग्य है कि आज भी जो है वो हम इतिहास जानने के लिए इतिहास के स्रोत के रूप में उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो स्वयं उनके द्वारा लिखा गया था।